देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। इससे पहले कि मैं अपने कौमी ज़वाल के असबाब बयान करके आपको नाराज़ करना शुरू करूं, पेश खिदमत है ये असबाब उस एक शख्स की ज़ुबानी, उसे गैर मुतनाज़ शख्स की ज़ुबानी जिसका कहा हम में से लाखों करोड़ों लोग मानते हैं और जो बहुत से लोगों के नज़दीक न सिर्फ काबिल कबूल बल्कि गैर मुतनाज़ हैं। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। 3 काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, 3 काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, और 3 काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा, 3 काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा, 3 काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा। जो झूठ बोलता है, जो जुल्म करता है, जो धोखा देता है, जो झूठ बोलती है, जो जुल्म करती है, जो धोखा देती है, इज्जत के ख्वाब देखने छोड़ दे। जिल्लत मुकद्दर है इस जहान में उस जहान। कौम हो, फर्द हो, औरत हो, मर्द हो, जुल्म है, झूठ है, धोखा है, रब्ब जुल जलाल की कसम जिल्लत के सिवा कुछ ना मिलेगा। बात दुरुस्त साबित हुई और आज कुछ जिल्लत के सिवा माज़अल्लाह मिल भी नहीं रहा। झूठ, जुल्म और धोखा। मौलाना तारिक जमील ने ये 3 असबाब बयान फरमाए जो कि ज़ाहिर है कि अल्लाह और उसके रसूल ने बयान फरमाए, वो सिर्फ तशरीह कर रहे थे। झूठ हमारा शेवा है, जुल्म हमारा कौमी खेल है, हर आदमी अपने से कमज़ोर पर जुल्म करने में लगा हुआ है। धोखा, खुद फरेबी हमारी वो आदत बद है जिसमें हमें चाहे आसमानों से फरिश्ते उतार दिए जाएं, हमने उनकी नहीं माननी। ज़ाहिर है कि जब आसमानी किताबें, कुरान मजीद अल्लाह ताला का वाहिद कलाम जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, जब उसकी इतनी भारी भरकम आयात हमें राह रास्त पर लाने में नाकाम है हमारी अपनी जहालतों की वजह से, तो फिर हम और किसी की सुनेंगे क्यों? धोखा हम न सिर्फ एक दूसरे को देते हैं बल्कि ख़ुद भी अपने आप को इस आदत बद में हमने मुब्तला रखा हुआ है, न जाने क्यों। क्या मज़ा आता है पता नहीं। हम एक एटमी क़ुव्वत हैं, हम एक खुद मुख्तार फलाना है, हम ठिकाना है, पता नहीं कितनी बातें अपनी जवानी से लेकर के अब तक सुनता चला आ रहा हूँ। कान पक गए, पता नहीं कहाँ है हमारी खुद मुख्तारी। जब दिल चाहता है ईरान बम्बार्टमेंट कर देता है, जब दिल चाहता है भारत बम्बार्टमेंट करना शुरू कर देता है। और हमारा तर्ज अमल क्या है? अभी पिछले दिनों मुलाहिज़ा कीजिए, पाक अफगान बॉर्डर पर एक मरतबा फिर चांदमारी हुई है, एक मरतबा फिर बम्बार्टमेंट हुई है, गोलाबारी हुई है, कैप्टन और सिपाही शहीद, 4 जवान जख्मी। ये कोई पहली मरतबा नहीं है जो अफगानिस्तान की तरफ से हमें बरादराना तोहफा इनायत हुआ है। हमने जवाब में अगेन खबर मौजूद है 12 बंदे मारे, लेकिन क्या इन 12 बंदों की हलाकत भी इन 2 जवानों की शहादत की अजाले के लिए काफ़ी होगी? ये 2 जवान गए, इनका जनाजा पढ़ाया गया, लोगों ने बड़े इनको कौमी वक़ार के साथ, एजाज़ के साथ दफन किया, लेकिन इनके मासूम बच्चों का क्या हुआ जो पाकिस्तान के झंडे को सरनिगुन ना देख सका, जिसने अपनी जान लुटा दी, जान आफरीन अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द कर दी महज इसलिए ताकि उसका कौमी वक़ार जो है वो मुतासर ना होने पाए। क्या हम इन शोहदा को मुँह देने के लायक हैं यहाँ या रोज़े हशर में? झूठ बोलते हैं हम एक दूसरे से कि हम खुद मुख्तार हैं। कहाँ है हमारी खुद मुख्तारी? जब दिल चाहा किसी ने हमला किया और हम एहतजाजी मरासला लिए घूमते रहते हैं। भारतीय फायरिंग, अगेन ये कोई पहला मौजू नहीं है। मैं पिछले दिनों टिकर पढ़ रहा था किसी चैनल पर, बता रहे थे कि जी भारत ने 313 मरतबा LOC की खिलाफ वर्जी की। खुदा के बंदे, 313 मरतबा गिनती गिन रहे थे आपने क्या किया? और जब पूछा जाता है तो कहेंगे कि हम अमन के ख़्वाह हैं। अमन किस कीमत पर? अमन एक 2 तरफा अमल का नाम है, अमन एक तरफा ताली नहीं बच सकती। मगर हम वज़ीर आज़म साबिक हो गए मगर उनकी पॉलिसी साबिक नहीं हुई। वज़ीर आज़म को नरेंद्र मोदी से दोस्ती, मोदी मेरा ख्याल है सही निकल गया मुँह से, वज़ीर आज़म को नरेंद्र मोदी से दोस्ती दरकार थी, हमें आज भी उनसे दोस्ती दरकार है। इंडिया की फिल्में हम चला रहे हैं, अक्षय कुमार की नई फिल्म आई है, शाहरुख खान की नई फिल्म आई है, इतने बड़े बड़े अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह बुजुर्गों की फिल्में कैपरी सिनेमा के बाहर जाकर के देखें, अहमकों की लाइन लगी हुई है। यार कोई खुदा का खौफ करो। कैमरा किधर है? फिल्म सेंसर बोर्ड क्या झक मार रहा है? पता नहीं हम लोग किस ख्वाब गफलत में मुब्तला हैं। अब आइए असल मुद्दे पे जिस पे हमारा अगला सेगमेंट भी डिपेंडेंट है। बलूचिस्तान में एक सीवियर मैसेकर हुआ, 19 शहादतें। यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद, मुलाजमत के हुसूल के ख्वाहिशमंदों 19 लोगों को शहीद कर दिया उन्हीं बैंड आउटफिट्स के लोगों ने जो हमसे, हमारी रित से, हमारी रियासत से, हमारी फ़ौज से टकरा रहे हैं। आज से नहीं,
पता नहीं कब से, और कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा वो अल्लाह ही को पता है। इन लोगों का कसूर ये था कि ये ह्यूमन स्मगलर्स के हाथों चढ़ गए थे। अब ह्यूमन स्मगलर हमारी रिट को, हमारी रियासत को, जिसको मुझे कम से कम पढ़ाया गया था कि रियासत एक बड़ी मुकद्दम चीज़ होती है, रियासत कहाँ है, रियासती इदारे कहाँ हैं? ह्यूमन स्मगलर कैसे पहुंच गया? रियासती इदारे क्या कर रहे थे? पुलिस, FIA, रेंजर्स, फौज और पता नहीं कौन कौन से इदारे, मुझे तो नाम भी पूरी तरह शायद नहीं आता। ह्यूमन स्मगलर्स अपने चंद पैसों के लिए उन्होंने इन लोगों को एक रास्ते से गैर कानूनी तौर पे यूरोप भेजने का इंतज़ाम किया। ये लोग बेचारे बदकिस्मत एक बैंड आउटफिट के हाथों चढ़ गए, हत्थे चढ़ गए, पहाड़ों पे ले आकर इनको गोलियां मार दी गई। एक अखबार में पढ़ रहा था, उसमें यह भी लिखा था कि इन बेचारों की मौत से पहले तशद्दुद किया गया इनके ऊपर, और इनकी कुछ वीडियो वगैरह भी बनाई गई है जो मेरा ख्याल है रिलीज़ हो चुकी होगी या शायद रिलीज़ हो जाएगी। बलूचिस्तान में हमने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। हम सरेंडर करने की तकरीबात जो है वो लाइव कवरेज हो रही होती है बाकायदा, उसमें कोई ना कोई हुकूमती ओहदेदार बाकायदा फजीलत बयान कर रहा होता है इस अमल की, और बताया जा रहा होता है कि अब से अगले कुछ घंटों में बलूचिस्तान अमन व आश्ती का गहवारा बन जाएगा, जन्नत नज़ीर हो जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुकूमती तकरीबात में ज़रूर ऐसा कुछ हो रहा है। अब मुलाहिजा कीजिए एक और हज़रत की वीडियो जिनको दिखाने पर पाबंदी है, नेशनल मीडिया पे इनको दिखाने पर पाबंदी है, और उनका नाम है मौसूफ अल्ताफ़ हुसैन। चलना मुश्किल हो रहा है हज़रत का, और सोशल मीडिया के सहारे ये बंदा जिंदा है। अगेन पैमरा ने एक नादिर शाही लिया फोड़ा हुआ है, हमारे इदारे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, सिर्फ मैं ही जाग रहा हूँ लग रहा है, या मेरा चैनल। ये देखिए इनके सामने बैठे हुए अभी लोग ऐसे नोटिंग कर रहे थे कि जैसे बड़े इल्म फजल की बातें बयान कर रहे हैं। और इसमें ये जो किताबें पढ़ रहे हैं रॉबर्ट फिस्क की खुतबात आज़ाद, कैन यू बिलीव दिस? सफ़ा नंबर 3 पे क्या लिखा है इनसे पूछ लो, अभी पता चल जाएगा कितने पानी में। कशफुल माजूब, अल्लाह का खौफ करें, कशफुल माजूब, बुखारी शरीफ इस बंदे के हाथ में। अगली किताब है नहजुल बलागा। इतना इल्म फजल का मालिक ये शख्स, तो इसमें हम लोगों ने पाबंदी क्यों लगाई है? इसलिए कि इसने टेलीविजन पे लाइव खिताब के दौरान हमारे अफवाज को मादर पिदर आज़ाद गालियां बकी, और हमने क्या किया, इनके खिताब पर पाबंदी लगा दी। जो इनके आली मवाली थे, जो इनके चमचे थे, हमने उनको कुछ को पकड़ के अंदर कर दिया, बाकी को हमने एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया, उनको कहा आप अपनी दुकान अलग खोल सकते हैं। 2 दुकानें अलग खुल गई, अब वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि तू बड़ा या मैं बड़ा। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं? मैं वो आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद मेरे इस बयान से, मेरी इस बकबक से कोई जाग जाए। मुल्क जल रहा है, हमने सिर्फ हुकूमतों पर सारे काम छोड़ रखे हैं, और हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमती जोमा सेमिनार्स में शिरकत कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज इवेंट्स भुगत रहे हैं, हुकूमती जोमा बयानात दाग रहे हैं, बहस बराए बहस हो रही है, वक्त का ज़िया हो रहा है, और हमारा सफ़र यूं ही चलता चला जा रहा है। मुल्क बगैर वज़ीर ख़जाना के माशी तरक्की के उसूल को पाया ही चाहता है। वज़ीर ख़जाना साहब लंदन के अस्पताल में लेटे हुए, अगेन वहाँ इज़राइल अलैहिस्सलाम का दाखिला शायद ममनू है। पता नहीं हम लोग किससे झूठ बोल रहे हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ उसको कैसे, अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर आपने पाबंदी लगा दी, सोशल मीडिया के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर। आपको पता है बार बार इस तरह की वीडियोस भेजने का क्या मकसद हो सकता है? मुझसे ज़्यादा ज़हीन लोग इस वक्त टेलीविजन देख रहे होंगे, बाज़ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नोट भी कर रहे होंगे। ये सब भेज करके मैसेजिंग नहीं की जा रही कि हमें फरामोश मत करना, वी आर स्टिल अलाइव। और अगर मैं जो कुछ कह रहा हूं वो झूठ है तो फिर फारूक सत्तार साहब के दौरे मुक्का चौक के मौके पर जमीन फाड़ के वो खवातीन निकल आई थी जो अल्ताफ हुसैन के नारे लगा रही थी, जो MQM लंदन की वकालत कर रही थी। इसका मतलब है कि जो कुछ हो रहा है वो झूठ बोला जा रहा है, अपने साथ भी और हमारे साथ भी, और हम महज आई वॉच से एक दूसरे को बहला रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कान में होने वाले मैसेज के बारे में बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद होंगे बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब, जिन्हें DSNG पर हमारे साथ मौजूद होना था, लेकिन अपनी किसी सरकारी मसरूफियत के सबब वो अब ऑडियो बीपर पर हमारे साथ हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सरफराज बुगटी साहब को हस्ब वादा हमारे साथ होना था, DSNG पर ना सही, ऑडियो बीपर पे ही सही, मगर लगता है कि अमन ख़रीदने की ख्वाहिश इतनी ज़ोर पकड़ गई कि सरफराज बुगटी साहब ऐन वक्त पर दागे मफारकत दे गए हैं। अब मैं ही अपने तौर पे आपको एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ। बलूचिस्तान में जो कुछ भी हुआ ये उस वक्त से हो रहा है जब से शायद मैंने होश संभाला है।
शिद्दत पसंद आज़ादी मांग रहे हैं। किससे आज़ादी मांग रहे हैं? उस एक वतन से जो उनकी माँ, उनका बाप, उनकी धरती, उनका वॉटेवर है। हुब्बुल वतनी के तकाज़े क्या हैं, वतन परस्ती क्या होती है, इस बहस से कतई नज़र शिद्दत पसंदों ने अपने मुतालबात और नज़रियात को मनवाने के लिए भारतीय फंडिंग का सहारा लिया। एक मौसूफ़ हैं जो स्विट्ज़रलैंड में जाके बैठ गए, वहाँ से भारतीय आशीर्वाद के ज़रिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए उन्होंने बड़ा कार खैर इन्वर्टेड कॉमास में अंजाम दिया है। ये अलग बात कि हम आज तक सर पीट रहे हैं और उसके बाद हुआ कुछ नहीं, क्योंकि बैरूनी दुनिया में हमें अल्हम्दुलिल्लाह लिफ्ट कोई नहीं कराता। हम सिर्फ रोते पीटते रहते हैं, बेवा औरतों की तरह मातम करना हमारी हुकूमतों का काम है। हमारा वज़ीर आज़म तक जाता है तो कोई डिप्टी कमिश्नर लेवल का मेरा ख्याल है आदमी मर लेता होगा, लेकिन कोई सीरियस आदमी तो हमें लिफ्ट नहीं देता। और उसके बावजूद हमारे दावे सुन लो तो ऐसा लगता है कि दुनिया का पता नहीं कौन सा तवंगर माशरा है, कौन सा तवंगर मुल्क है, पता नहीं क्या कुछ ईजाद कर लिया। पहले हम सब ने ईजाद किया एटम बम, उसके बाद हम एटम बम की हिफाजत करने में लग गए कि कहीं इसे कोई तालिबान लेके ना चले जाए। दुनिया के लिए हमने अपने 50,000 अफराद की जानें दे दी और शूमी ये किस्मत दुनिया हमारी सीरियसनेस पर आज भी सवाल उठा रही है। जब दिल करता है हमें एक नया ऑर्डर पास कर दिया जाता है, अपनी सीरियसनेस के मुजाहरे की दावत दे दी जाती है और हमारे जो टाई सूट वाले बाबू हैं यहाँ से दौड़ लगाते हैं तो अमेरिका जाके रुकते हैं। लेकिन मज़े की बात ये, अमेरिका में भी उनको मुँह की खानी पड़ती है, अमेरिकी भी हमें सीरियस नहीं लेते। मेरा ख्याल है हमें तो हमारे अपने लोग भी सीरियस नहीं लेते, तो अमेरिकियों से किस बात का गिला करना। कभी हम डिक्टेटरशिप के नाम पे ब्लैकमेल होते हैं। कहा जाता था कि जी एक फ़ोन आया और डिक्टेटर एक टेलीफोन पे ढेर हो गया। मान लिया आपके कहने पे एक डिक्टेटर ढेर हो गया। जमहूरी हुकूमत ने क्या कर लिया भाई? जमहूरी हुकूमत ने कौन से चांद तारे टांग दिए मजीद झंडे में? जमहूरी हुकूमत ने भी वही किया, मगर ज़रा तरीक़ा वारदात थोड़ा सा डिफरेंट था। हमने डू मोर जो है वो ज़रा दूसरे अंदाज में करना था, क्योंकि शायद वक्त गुजरने के साथ साथ तरीक़ा वारदात सस्ता तो होना ही चाहिए, इतनी डिसेंसी तो बनती है। बलूचिस्तान में हो क्या रहा है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों एक दौरा किया, एक और दौरा किया, ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। इस दौरे में भी उन्होंने बलोच अवाम को खुशहाली की तरक्की की वही लॉलीपॉप दी जो इससे पहले दी जाती रही थी। ना पहले तरक्की मिली, गैस नहीं मिली, पानी नहीं मिला, सड़कें नहीं हैं, तो तरक्की कहाँ से मिलेगी? वज़ीर आज़म फरमाते हैं बलूचिस्तान में शरपसंदों का खात्मा करके खुशियाँ लाएंगे। ये इंकशाफ 16 तारीख को उन्होंने फरमाया था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत अपनी मुद्दत जून तक पूरी करेगी। कौन सी हुकूमत? वो जिसका वज़ीर आज़म खुद कहता है कि मैं एक जाने वाले वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म मानता हूँ। तो आप वज़ीर आज़म हाउस में क्या कर रहे हैं? जिसका वज़ीर आज़म सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इतना कंफ्यूज है कि उसको पता ही नहीं कि वो वज़ीर आज़म है और उसको करना क्या है, तो फिर आप वहाँ फीता काटने के लिए क्या करने गए थे? मतलब मजाक दर मजाक, और वो भी सरकारी सरपरस्ती में। आप बलोच कौम को जाकर के ये पट्टी पढ़ा रहे हैं कि आपकी तरक्की पाकिस्तान, आपकी बका पाकिस्तान, आपकी खुशहाली पाकिस्तान। आप इस बात का जवाब क्यों नहीं देते कि आज तक भी तो वो पाकिस्तान से ही वाबस्ता थे, इंशाल्लाह अगले 100 साल तक भी वो पाकिस्तान के साथ ही रहेंगे। लेकिन इसमें आपका हुकूमतों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? ये तो उनकी आला ज़रफ़ी है। आपने उनको सेहत अम्मा की सहूलियत नहीं दी, आपने उनको हेल्थ के अलावा आपने उनको बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं दी, आपने उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, आपने उनको उनकी अपनी धरती से निकलने वाली सुई गैस तक तो दी नहीं। दी तो आपने उन सरदारों को जिनके कब्जे में आपकी सियासत है, जिनसे आप लोग ब्लैकमेल भी होते हैं और जिनको ब्लैकमेल करके आप बलूचिस्तान पे अपनी हुकूमतें भी बनवाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, स्टैटिस्टिक्स उठा लें, आपको पता चल जाएगा बलूचिस्तान में हो क्या रहा है। 17 साल में 849 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। रवां साल में अब तक 32 पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग हुई। इन आदाद शुमार में DIGs, SSPs, SPs, DSPs और इंस्पेक्टर रैंक के अफसरान भी शामिल है। ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये कोई मामूली रैंक के लोग नहीं है, ये कोई हवालदार की बात नहीं हो रही है। बलूचिस्तान पुलिस के लिए गुज़िश्ता 17 बरसों में 2016 सबसे ज़्यादा खूनी साल साबित हुआ, जिसमें 111 एहलकार शहीद हुए। इन 111 एहलकारों के घर पूछने के लिए कोई जाएगा? कोई वज़ीर आज़म, कोई जमहूरी चैंपियन किसी एक के घर चले जाएं और मुझसे इस्तीफ़ा लें कभी इसी लाइव प्रोग्राम में? सॉरी नाजरीन, मेरा फतवा जारी रहता, लेकिन बुक्टी साहब इनफैक्ट हमें मिल गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे मिजाज है? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, आप खैरियत से? सर आप ये मुझे बताइए, इनफैक्ट जो वक्त मैंने आपके लिए मख्तस किया था वो खुद मेरी बुकराती में निकल गया, क्योंकि आपसे रब्ता इस्तवार नहीं हो रहा था। वक्त की कमी का इदराक करते हुए मैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। सर मुझे ये बताइए,
बलूचिस्तान में आए दिन सरेंडर की तकरीबात होती हैं और बताया जाता है कि जी फलां फरारी कमांडर जो है वो मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया, तायब हो गया। उसके बावजूद हमें इस नौइयत का संगीन मैसेकर देखने के लिए मिला। आपके ख्याल में मर्ज की तजवीज़ गलत हुई है या कोई और मामला है? ना मर्ज की तजवीज़ गलत है और ना वो पुरअमन बलूचिस्तान की पॉलिसी गलत थी। इस तरह के वाक़यात बहुत घनौने हैं और मैं समझता हूँ कि 79 आदमी मारने के लिए चाहे वो 100 आदमी हो, एक आदमी भी काफ़ी होता है। और ये 79 मासूम लोगों को शहीद किया गया। और आपकी तौसत से मैं हर चैनल पे एक सेंटेंस कह रहा हूँ, आई वांट टू रिपीट इट, कि ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। और मैं समझता हूँ कि मर्ज की तशखीस आज सुबह भी हुई जब एक इनका फरारी कमांडर जो इस सारे घनौने अमल में मुलविस था उसको जहन्नुम वसल किया गया है। सर ये मुझे बताइए, इस नौयत के ये दरिंदे हैं, इनके लिए मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं, लाइव जा रहे हैं, ये मासूम बच्चों को नहीं छोड़ रहे। फैमिली के साथ एक एसएसपी सफ़र कर रहा है और वहां जाकर के इन्होंने उसको मारा, उसकी बीवी को मारा, उसके बाप को मारा, बेटे को मारा, उसके पोते को शहीद किया। उसकी 4 साला बच्ची जो है वो इस वक्त जख्मी है या पता नहीं इस वक्त क्या स्टेटस है, मैं जानता नहीं हूँ। इन लोगों के लिए अगर आम माफ़ी का ऐलान इन लोगों पर भी अप्लाई होता है तो क्या ये ज्यादती नहीं है? मेरी मालूमात शायद नाक़िस हो, आप प्लीज़ मेरी तस्दीक कर दीजिएगा। देखिए, 2 चीज़ें हैं। बुनियादी तौर पे तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी करता हूँ और मेरी ज़ाती राय यही है कि जो कोई भी इस घनौने अमल में मुलविस हो वो माफ़ी के काबिल नहीं है। जिसने एक दफ़ा रियासत के खिलाफ बंदूक उठा ली वो माफ़ी उसके लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ नेशन ही ड्यूल माइंडसेट में है। जो ये सो कॉल्ड कौम परस्त हैं, पेट परस्ती मैं इनको कहता हूँ, जो खुद तो बड़ी लग्जरियस लाइफ यूरोप में गुजार रहे हैं और इधर आम लोगों के कत्ल गारत में शामिल हैं, इनको सारी दुनिया नाराज बलोच कहती है। और वो जो मजहब के नाम पर दहशतगर्द हैं वो दहशतगर्द हैं। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि अकबर खान और बैतुल्लाह महसूद के मरने में क्या फर्क है। अगर अकबर खान को शहीद डिक्लेयर किया जा रहा है तो फिर बैतुल्लाह को भी शायद डिक्लेयर करना शुरू कर दे। तो इन दोनों के मरने में वायलेंस का अख्तियार तो सिर्फ और सिर्फ किसी भी रियासत के पास होता है। जो भी वायलेंस का रास्ता अख्तियार करता है उसको तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई माफी होनी चाहिए उसके लिए। सर नाम बदल के ऑपरेशन कर रहे हैं, कभी कोई शकील उर्दू का नाम आ जाता है, फिर कल को कोई अरबी का नाम आ जाएगा। पहले ज़ियाउल हक के ज़माने में ज़रब मोमिन एक मशक़ें हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। उसके बाद फिर अभी हालिया ज़रब अज़्ब हुई, फिर अब रद्दुल फसाद हो गई, फिर अब कोई और टेक्निकल नाम आ जाएगा। लेकिन ये दहशतगर्दों का कला कमा बदस्तूर एक नाकाबिले हुसूल एक टास्क लग रहा है, क्यों? बिल्कुल नाकाबिले हुसूल नहीं है। और ये जो जिन ऑपरेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये ऑपरेशन ज़रब मोमिन का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे नहीं याद। आई वाज बोर्न इन 81, तो मुझे सर आप कब पैदा हुए? मैं 81 में पैदा हुआ जी। तो सर मैं आपसे सीनियर हुआ, मैं तो 78 में पैदा हो चुका था। चले आपको याद होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं याद। तो जहां तक इन 2 ऑपरेशंस की बात है, ये बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन हुए हैं। पहले ये लोग पाकिस्तान में बैठ के प्लान करते थे, पाकिस्तान में बैठ के एग्जीक्यूट करते थे। अब इतना तो हुआ कि हमारी सरजमीन पे इन मनहूसों का, चाहे वो टीटीपी था चाहे वो और लोग हैं, वो अब हमसाया मुल्क में चले गए। ये अलग बात है कि हमसाया मुल्क की सरजमीन भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, उसकी स्टेट पैटर्नेज भी उनको हासिल है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये प्रॉक्सी वॉर है, वो लोग प्रॉक्सी कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी कौम बड़ी तगड़ी कौम है, हम इंशाल्लाह ताला हक पे हैं और बातिल के सामने हक कभी सरनगू नहीं हुआ है। इंशाल्लाह ताला हम ये जंग जीतेंगे। सर ये जो एक मौसूफ बैठे हुए हैं वहाँ कौम परस्ती का बाजा बजा रहे हैं स्विट्जरलैंड में, और फिर कभी मोदी साहब से या बाल्फाज दीगर मोदी साहब से जाके मिलते हैं और उनको अपनी वफाओं अपनी मोहब्बतों का यकीन दिलाते हैं। उसके बाद फिर मोदी साहब अज़राए हमदर्दी उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखते हैं दुनिया के सामने, वरना दस्ते शफ़क़त तो शुरू दिन से है। लेकिन आपके ख्याल में ये जो बलूचिस्तान ऑल इंडिया बलोच सर्विस का इफ्तिताह हुआ था माजी में, अगर आपको याद हो, इस तरह के दीगर अमाल, तो भारत तो अपनी हरकत पे बिल्कुल शर्मिंदा और शर्मसार नहीं है। हम क्यों भारत को एक्सपोज करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बार बार इधर उधर झांक रहे होते हैं? लेकिन जहाँ तक हमारे बलूचिस्तान हुकूमत की बात है तो हमने तो हमेशा भारत, पहले दिन से आपको याद होगा जब हमने और 1-2 और दोस्तों ने शुरू किया था तो लोग हम पर इस तरह का कीचड़ भी उछालते थे और प्राइवेटली हंसा भी करते थे। लेकिन लेटर ऑन यादव का यहाँ से पकड़े जाना, अब रॉ चीफ को तो नहीं पकड़ सकते ना। यादव एक सर्विंग कर्नल था, वो यहाँ पकड़ा गया और उसने कन्फेस भी किया जो बलूचिस्तान में जो कुछ उन्होंने किया। तो अब मेरा ख्याल है कोई ढकी छुपी बात नहीं है, दुनिया को पता है।
और ये जो ठग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, खुद तो लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं, वो एरबार हो, वो ब्रांडक हो, या वो जामरान या मेहरान जो भी उसका नाम है वो हो, जिसको कल स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने बैन किया। मैं समझता हूँ कि ये फेडरल गवर्नमेंट की और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की बड़ी कामयाबी थी। मैं फॉरेन मिनिस्टर को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज कम से कम पाकिस्तान का जो एक मौकफ है पहले दिन से कि ये टेररिस्ट हैं, इनके हाथ हमारे खून से रंगे हुए हैं, इन्होंने हमारे मासूम मुसाफिरों को, पंजाबी के टीचर्स को, खुद तो इनके बच्चे बड़ी लग्जरियस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी अल्लाह नजर का बेटा फ्रांस में पढ़ रहा है, ब्रांडफ के स्विट्जरलैंड में है, मेहरान के दुबई में है, इसी तरह एरबियार के लंदन में है, और हमारे बच्चों को इधर पंजाबी टीचर्स को मार के कहा कि ये जी पंजाबी हैं, या बलोच टीचर्स को मारा, मीर मुजफ्फर जमाली, प्रोफेसर नाजमा तालिब, जिसने 30 साल यहाँ तदरीस का काम किया। तो ऐसे लोगों को कत्ल किया इन्होंने सिर्फ हमें तालीम से दूर रखने के लिए। आम बलोच को तालीम से दूर रख के तभी वो उसको जाहिल बना सकते हैं, तभी वो उसको बंदूक थमा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडियन टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं, ये ऐसा ऐसा दुनिया में कहीं इनको सर छुपाने का इन चूहों को जगह नहीं मिलेगी। लेट्स होप फॉर इट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रेशियस टाइम। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुए यहाँ प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक पे जाने का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के अख्तामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार, ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। सर, आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं। ये मुझे बताइएगा सर, डायरेक्ट मैं मुद्दे पे आता हूँ। वज़ीर ख़जाना की पुरअसरार बीमारी का सिलसिला जो है वो अभी तक चल रहा है। लंदन गए थे, नैब कोर्ट से अचानक उनको वहाँ जाना पड़ गया, वहाँ से अभी तक उनकी वापसी हो नहीं सकी है। खबर बता रही थी कि एहसन इकबाल को वजारत ख़जाना भी देने का फ़ैसला, डार की फौरी वापसी मुमकिन नहीं। एंकर्स प्रोग्राम कर कर के थक गए, लोग सवाल पूछ के थक गए। डार साहब ना आना था, ना आए। नवाज शरीफ साहब के साहबजादों को जो है वो इश्तिहारी करार दे दिया गया है। डार साहब को मुल्जिम नॉमिनेट कर दिया गया है। एक ऐसा मुल्क जिसका वज़ीर ख़जाना मुल्जिम हो, एक ऐसा मुल्क जिसके वज़ीर ख़जाना को या जिसके बड़े बड़े ओहदों पर फायज लोगों को जैसे ही कोर्ट में तलब किया जाए वैसे ही कोई दिल पे हाथ रख लेता है, कोई कमर पकड़ के और लेट जाता है। आपके ख्याल में ये बाहर जाने वालों को मौत नहीं आती? लंदन के अस्पतालों में इजराइल अलैहिस्सलाम का दाखिला मना है, या किसी ने इसहाक डार साहब को ये तंबीह कर दी है कि खबरदार वापस आए तो डर लिए जाओगे? क्या कहेंगे सर? नूरुल आरफीन, पहली चीज़ तो ये कि एक कैप्टन होता है, उस कैप्टन की टीम होती है। अब ये तो कैप्टन को सोचना है कि जो गवर्नेंस के जो मामले हैं वो कितने इफ़ेक्टेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अब वो तो प्राइम मिनिस्टर का काम है, प्राइम मिनिस्टर उस चीज़ को देखे। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मेरे काम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, और डार साहब उन चीज़ों को देख भी रहा है उधर से बैठ के। और डार साहब अभी जल्द वापस आने वाले हैं, लाजमी उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं एहतसाब अदालत के अंदर, उनको वो भी फेस करने हैं, तो उसको आना है। मगर अगर मैं समझता हूँ कि वो समझेंगे कि उसको और ज़्यादा लेट हो रहा है या इफ़ेक्ट हो रहा है, तो फिर उनको लाजमी ये दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, 2-4 ऐसी पोस्टें हैं जो कभी भी किसी भी किस्म की ये जो है इलेक्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर, एक और मिनिस्ट्री थी जो हमने पार्ट टाइम तौर पर निकाली होते हैं। एक और मिनिस्ट्री थी जो हमने तारिक फातमी साहब को मुशीर खारजा दे करके और हमने इतने अरसे तक निकाली। कोई ऐसा मुल्क आपकी नज़र में गुजरा है कि जो वज़ीर खारजा के बगैर चल रहा हो? हम वज़ीर ख़जाना के बगैर अगर चल रहे हैं तो फिर क्या बुरा है? नहीं, उसमें और इसमें फ़र्क है। देखें, मुशीर होना मीन्स उस डिपार्टमेंट को कोई हेड कर रहा था। इस डिपार्टमेंट को इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर अगर नहीं है तो कभी कभार ऐसे भी होता है। मैं आपको बहुत सारे मिसाल बता सकता हूँ। आज फाइनेंस मिनिस्टर सिंध के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर ही फाइनेंस मिनिस्टर है। तो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर भी उन चीज़ों को देख रहा है। मेन उसको देखना है कि कौन सा
काम मेरा आया डिस्टर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरी इक्वेशन और किसी फाइनेंस मिनिस्टर से बढ़ती है या नहीं बढ़ती, मैं किसको बनाऊं या नहीं बनाऊं, वो राइट सर। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, गुड गवर्नेंस के दावे, मगर मैं समझता हूं होना चाहिए। गुड गवर्नेंस के दावे हुकूमत की जानिब से वक्तन फवक्तन बुलंद किए जाते हैं, और जैसे ही हुकूमत कहती है कि हम अच्छी हुक्मरानी कर रहे हैं, तर्ज हुक्मरानी हमारा आइडियल है, तो वैसे एक आम आदमी पेट पकड़ के हंसने लगता है। आपके ख्याल में अगर गुड गवर्नेंस होती तो PIA कोमा में होती? आपके ख्याल में अगर गुड गवर्नेंस होती तो स्टील मिल तबाह बर्बाद होती? क्या कहेंगे सर? मुझे आवाज़ बहुत कट कट के आ रहा है, या तो मैं मोबाइल हाथ में ले लूं, क्योंकि आवाज़ मुझे समझ में नहीं आया। मोबाइल हाथ में ले लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी सर, जी सर, मैं दोबारा आपकी सहूलत के लिए सवाल कर देता हूं। हुकूमत गुड गवर्नेंस की बातें करती है, और जैसे ही गुड गवर्नेंस का जिक्र आता है तो स्टील मिल और PIA की तरफ हमारी नज़रें उठ जाती हैं। स्टील मिल बर्बाद हो चुकी, PIA कोमा में अनकरीब तदफीन का ऐलान मेरे ख्याल है किसी भी वक्त मुतवक्को है। इज्तिमाई नमाज जनाजा होगी, हम सब शिरकत करेंगे, आपसे भी दरख्वास्त है कि आइएगा। मैं इस चीज़ों के ऊपर अफसोस बहुत करता हूँ। मैं दुनिया के मुल्कों में जब भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी पढ़ता हूँ, उन मुल्कों को भी पढ़ता हूँ, हमारे बाद जो मुल्क जो आज़ाद हुए हैं उनको भी देखता हूँ कि किस तरीके से वो मुल्क तरक्की की राह के ऊपर गामजन हो गए। आज ही मैंने दी न्यूज़ में और कल जंग में मैंने PI के हवाले से लिखा कॉलम, इस वजह से मैंने लिखा कि जब जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के ऊपर मैंने उतरा, 70 जहाज़ मैंने देखे, मुझे PI का जहाज़ वहाँ पे देखने में नहीं आया, और जिसकी वजह से मुझे अफसोस हुआ। अब USA का न्यूयॉर्क भी हम फ्लाइट। अच्छा, आप जिस आर्टिकल का रेफरेंस दे रहे हैं वो इस वक्त मेरे सामने पड़ा है, और मैं बहुत हैरत में था कि एक हुकूमती नशिस्तों पर बरजमान रुकन ने, और इस तरह का सदाकत आमेज, इसलिए नहीं कि मेरे सवालात की तौसीक कर रहा है, वो स्टेटमेंट दे दिया, ये आर्टिकल लिख दिया। आपने जो बातें लिखी हैं, हुकूमत तो इस तरह का यानी बयान देना तो दूर, वो सोचती भी नहीं है। आपने लिखा है सर कि PIA के 38 तैयारों के लिए इंजीनियर्स की तादाद 4000 के लगभग है। तुर्की की एयरलाइन के पास 350 जहाज़ हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इंजीनियर्स वहाँ भी भर्ती नहीं हुए। ये कौमी अलमिया के हर दौर में हर जमात ने नाअहल सियासी कारकुनों को PIA जैसे अहम कौमी इदारे में भर्ती ज़रूर कराया, लेकिन बेहतरी का किसी ने न सोचा। फिर आप फरमाते हैं, आज बहरानों में घिरी PIA के लिए संभलने का अहम मौका है कि मुल्क में एक ऐसा वज़ीर आज़म बरसर इक़्तिदार है जो खुद भी पायलट है, बल्कि एक कामयाब एयरलाइन चलाने का तजुर्बा भी रखता है। बदगुमानी माफ़ फरमाइएगा सर, अगर वज़ीर आज़म की अपनी ओनरशिप है एक एयरलाइन की, मैं एक हवाई फायर कर रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं प्रोग्राम के आखिर में कैमरा बंद होने के बाद माफ़ी भी मांग लूँगा। ये मुझे बताइए, कभी भी कोई आदमी ये चाहेगा कि उसकी अपनी एयरलाइन फ़ायदे में ना रहे, उसकी अपनी एयरलाइन ज़्यादा ग्रो ना करे, फ्लरिश ना करे, कोई नेशनल कैरियर उसके लिए जो है उसका कंपेरेटर बनती रहे? आपके ख्याल में एक आइडियल बात क्या होगी? मैं इस चीज़ से आपसे मुतफिक इस वजह से नहीं हूँ। ब्लू एयरलाइन वही 5-7 जहाज़ों वाली छोटी सी एयरलाइन है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पास इतने रूट्स हैं कि पूरी दुनिया को, जब अमेरिका जाना होता था, मैन एशिया को जाना होता था, आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को जाना होता था, चाइना को जाना, तो पूरी दुनिया यहाँ से, मतलब हम न्यूयॉर्क जाने के लिए ये हमारा एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ पाकिस्तान से जाते थे, इतने हमारे पास रूट्स थे। हमारी पाकिस्तान की पूरी टीम ने एमिरेट्स बनाई, एयरबन और फ्लाइट्स बनाई, तो उसका कोई मैच नहीं है। मगर मैं समझता हूँ आज भी, चाहे पाकिस्तान स्टील मिल हो, चाहे PI हो, 70 साल हिस्ट्री में एक होती है गवर्नेंस, माने एक होती है गवर्नमेंट करना, दूसरा होता है गवर्नमेंट में रहना। मैंने ये देखा है कि 70 साल हिस्ट्री के अंदर जब भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की टांगें खींचती है, आर्मी आती है तो वो उन चीज़ों, मतलब हर चीज़ को मैं डीप नहीं जाऊंगा, मगर इन 70 सालों हिस्ट्री में किसी ने भी वो सही परफेक्ट तरीके से काम नहीं किया। राइट पर्सन एट राइट प्लेस का जो है वो एक बहुत मशहूर मेरा है, उसको इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे जो इदारे जो संभलने चाहिए, क्राइसिस आती हैं, बिजनेस भी क्राइसिस आता है। हमारे यहाँ अगर फैक्ट्री है, अगर फैक्ट्री अगर एक साल नुकसान करती है तो हम उसके अंदर दूसरे साल की फिजिबिलिटी बनाते हैं कि हम इसको कैसे फायदेमंद लेके जाएं। आज अच्छा सर, आपकी बात कर रही है सर, ये मुझे बताइएगा, सरदार मेहताब अब्बासी साहब आए थे, मुशीर एविएशन, इसी प्रोग्राम में मैंने पोस्टमार्टम फरमाया था। वो फरमा रहे थे कि मैं जहाज़ों पे चूना ऊना करके और उसको ज़बरदस्त कर दूंगा। ये मुझे बताइए, 85 साल की बुढ़िया को अगर लाल जोड़ा पहना करके और उसके नथवत लगा करके और उसके लाली पाउडर लगा दिया जाए तो आप उसे माधुरी दीक्षित कहने लगेंगे?
और अगर कहने लगेंगे तो अब सरदार मेहताब अब्बासी साहब ने क्यों हाथ खड़े कर लिए, पीआईए क्यों बेवा हुई है? मैं समझता हूं इसका हल ये नहीं है। इसके लिए आपको एक जामे पॉलिसी बनानी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, और उसकी लीडरशिप और उसकी जो वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक ऐसे बंदे के पास होनी चाहिए जो उस पीआईए में से आया हुआ हो, जिसके लिए वर्कर्स को भी इज्जत हो, जिसके लिए डिपार्टमेंट को भी इज्जत हो, जिसके लिए कौम को भी इज्जत हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी लोग रेस्पेक्ट करते हैं। आप मुझे ये बताएं, जब ये चौधरी इफ्तिखार वाला मामला हुआ, राणा भगवान दास ने एक बंदे ने डिसीजन लिया। जी हाँ। तो जब एक ऑनेस्ट लीडरशिप आती है तो उन चीजों के ऊपर ऑटोमेटिक वो पॉलिसीज देते हैं। यही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन थी, आपने देखा कि किस तरीके से वो बेहतर आई। आज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर क्यों नहीं इल्जाम लगे? और ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो जहां पे अगर अच्छी ऐसी सिस्टम बन जाता है, जहां पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती है, तो वो एम्प्लॉइज भी देखते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत मुहब्बे वतन है, मगर अगर आज मैं टैक्स पे करूं ज्यादा, मैं कहूं कि भाई मुझे 30% टैक्स पे करना चाहिए, 40% टैक्स पे करना चाहिए मेरी लिमिट के हिसाब से, जैसे अमेरिका या कनाडा या लंदन में होता है, मगर मुझे ये भी पता चले कि जो मैं टैक्स दे रहा हूं, आया उन गरीबों के ऊपर एज ए ज़कात कितना खर्चा हो रहा है, आया मेरी कम्युनिटी के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, आया पाकिस्तान के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, मुल्क की तरक्की में कितना खर्चा हो रहा है। आपने कम्युनिटी का जिक्र किया तो अपने इसी आर्टिकल में आपने लिखा है कि सियासी भर्तियां की गई हैं, पॉलिटिकल कम्युनिटी के ऊपर तो बड़ा रहम खाया है हमारी सियासी हुकूमतों ने, जिसमें नून लीग की ये मौजूदा गवर्नमेंट भी शामिल है। अपने लोगों को भर्ती तो कराया दबा के। बिल्कुल यही तो वजह है, जब भी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है तो लाजमी है वो इलेक्शन के हवाले से देखते हैं कि कौन वजनदार बंदा है, आया ये एजुकेशन के अंदर बंदा लग रहा है, आया इसको एजुकेशन की कितनी जान है, आया ये एजुकेशन को बेहतर कर सकता है या नहीं कर सकता, आया ये आईटी में लग रहा है उसको कितनी जान, ये सारी चीजें देखी जाती है। आप एक बंदे को यहाँ तो गवैया उसे माना जाता है जिसने जिंदगी भर कभी गिटार नहीं देखा, जिसको तबले का नहीं पता, जिसको सारंगी का बांसुरी का नहीं पता। यहाँ क्रिकेट बोर्ड में ऐसे यानी अब मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं, ऐसे बुजुर्गों को, ज़ईफों को खपाया जाता है, जिनके क्रेडिट पर मेरा ख्याल है कि सियासी वफादारियों के और लल्लो चप्पो के और तो कुछ भी नहीं है। आरफीन, अगर यही सिस्टम अगर चला, इन 70 सालों में हम खरबों रुपए के कर्जी बन गए, हम आज 1.25 लाख रुपए का एक बंदा कर्जी बना हुआ है, तो हम पीछे दुनिया में ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तरक्की के हवाले से मुल्क हमारा बहुत पीछे जाता जाएगा। सर यहाँ मुझे मुसलसल इंटीमेट किया जा रहा है कि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपनी मसरूफियत के बावजूद मेरे इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। प्रोग्राम की इब्तिदा में जो गुफ्तगू मैंने की, अगर आपको लगता है कि मैंने गलत कहा तो उसके लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। दोबारा कोशिश कीजिएगा, फेसबुक पे ही सही, लेकिन ये प्रोग्राम देख करके उन बातों को हज़म करने की कोशिश करें जो नाकाबिले हज़म सही, लेकिन तल्ख सही, लेकिन बहरहाल सच ज़रूर है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। के मान अल्लाह।